टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस समय बाजार के अंदर एक रेंज के अंदर तेज उतार चढ़ाव है मार्केट के अंदर। यही बाजार 30-40 पॉइंट अभी नीचे गोता भी लगा गया था, लेकिन अब अच्छी रिकवरी भी इसने दिखाई है। फिलहाल अभी निफ्टी करीब 6 अंकों की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो बाजार में एक सीमित दायरे का उतार चढ़ाव बना हुआ है। ये 9600 तक पहुँचना, उसके ऊपर टिकना चाहता है, लेकिन वहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। तो एक चीज़ बिल्कुल तय है कि बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है धीरे धीरे 9600 की रेंज, जो अभी तक समझ में आ रही है। मार्केट का एक अच्छा बेस है वो 9400 का है। हालांकि उसको टेस्ट करने के लिए तो अभी गया ही नहीं, लेकिन एक बेस ऑप्शंस के हमको ज़रूर पता लगा है। आज कुछ एक सेक्टर्स हमने निकाले जिनमें कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो है या फिर कहीं ना कहीं बज़ बना हुआ है। जैसे आज फिर से मानसून को लेकर आप फिर से हलचल है। केरल के अंदर जल्द पहुँच सकता है, पश्चिम बंगाल की तरफ असम में ज़ोरदार बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे कुछ एक हलचल बनी है। तो इससे आज एफएमसीजी कंपनीज फिर से तेज़ हैं। दवा कंपनी की जो सेहत इस समय ख़राब चल रही है उसके बारे में हम इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। टेक महिंद्रा में भी आज क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट का व्यू क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज का ब्रेकआउट शेयर भी आपके सामने उतारेंगे। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड वो काफ़ी बेहतर रहा है। उम्मीद करते हैं आज का ब्रेकआउट भी आपके काफ़ी काम आएगा। चलिए पहले जल्दी से शेयर्स देख लीजिए। जैसे एफएमसीजी कंपनीज में खरीदारी है, उसमें आईटीसी, एचयूएल, डाबर, वेंकी एंड कोलगेट, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो अच्छे बढ़कर चल रहे हैं, जिनके परसेंटेज राइज अच्छा देखने को मिल रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर है। रियल एस्टेट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, जल्दी से वो शेयर भी देख लीजिए। डीएलएफ, गोदरेज है, एचडीएल, शोभा और प्रेस्टीज, ये पांचों शेयर हैं जिनके अंदर आज कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। दवा कंपनियों की भी सेहत पूरी तरह से ख़राब है। सन फार्मा यहाँ पे नुकसान के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा एलेम्बिक में भी हमने देखा कि तेज़ गिरावट है और अजंता फार्मा भी आज 5% टूटा है। तो फार्मा कंपनी से बातचीत हो रही है, तो सन फार्मा के अंदर गिरावट क्यों आई, मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, क्या व्यू है, सन फार्मा क्या खबरें हैं जो कि आपको इस समय अहम जानकारी रखनी है, ये बताने के लिए दीपाली हमारे साथ जुड़ी है। बताएं दीपाली आप। शुक्रिया डिम्पी आपका। नंबर्स तो डेफिनेटली सन फार्मा के हर पैरामीटर पर वीक रहे हैं, स्पेशली यूएस सेल्स को लेकर, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैनेजमेंट ने जो आउटलुक शेयर किया है वो और भी ब्लीक है। दरअसल फ्राइडे को रिजल्ट्स आने के बाद कंपनी की कॉन कॉल हुई शाम में, और उस कॉन कॉल में दिलीप सांघवी जो कि एमडी है सन फार्मा के, उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, जिससे साफ एक इंडिकेशन मिल रही है कि एटलीस्ट अगला 1 से 1.5 साल जो है वो ग्रोथ के लिहाज से कमज़ोर रहेगा सन फार्मा के लिए। उन्होंने कहा है कि यूएस में जो प्राइसिंग का दबाव है वो कंटिन्यू रहेगा आगे भी। उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि FY18 में अमेरिका में बिक्री कंपनी की और गिर सकती है। यूएस में जेनरिक दवा कंपनियों के लिए जो स्थिति है वो अभी भी काफ़ी चैलेंजिंग बनी हुई है। और 2 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की। पहला तो उन्होंने ये कहा कि FY17 के मुकाबले FY18 में जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रहने की आशंका है कंपनी की। और दूसरा ये कहा उन्होंने कि प्रॉफिटेबिलिटी के स्तर पर कंपनी 12 साल पीछे पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पोस्ट की है, ये 12 साल पहले इतने प्रॉफिट्स कंपनी पोस्ट करती थी। तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग बात है या फिर कहीं कंसर्न वाली बात है जो उन्होंने कही है। इसके अलावा एक जो रेगुलेटरी हर्डल है उसने इस पूरे स्पेस को काफ़ी परेशान किया है। हलोल यूनिट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है कंपनी के लिए, उस पर भी उन्होंने ये कहा कि अभी भी जो हलोल यूनिट का स्टेटस है वो बदला नहीं है, अभी भी अलर्ट में यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल यूएसएफडी से बातचीत कर भी रहे हैं कि कुछ भी कंक्रीट डेवलपमेंट नहीं हुई है पॉजिटिव फ्रंट पर। अब वो ये प्लान कर रहे हैं कि हलोल यूनिट से कुछ फैसिलिटीज़ को वो दूसरी यूनिट्स में शिफ्ट करें। उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की और कहा है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हलोल प्लांट के लिए उनको कोई नए ड्रग अप्रूवल्स मिलेंगे। तो देखिए यूएस में चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, प्राइसिंग पर दबाव है, और ऐसे में प्लांट्स को लेकर भी जो यूएसएफडीए की ओर से जो हर्डल्स हैं वो ऑलरेडी इस कंपनी को परेशान कर रहे हैं। तो उनके कॉन कॉल से या फिर उनके जो आउटलुक उन्होंने शेयर किया उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के लिहाज से अगला 1 से 2 साल जो है वो चैलेंजिंग ही रहेगा। ठीक है, चैलेंजेस भरा रह सकता है। मैनेजमेंट का खुद का अपना मानना है। जैसे दीपाली ने कहा कि करीब 10 से 12 साल पहले जो कंपनीज के नंबर आया करते थे, आजकल वही नंबर आ रहे हैं। हमने उसी समय ही इसका चार्ट देखा। 2007 के अंदर भी इसके प्राइजेस, आपको सुन के हैरानी भी हो सकती है, 2007 के अंदर भी इसके जो प्राइजेस थे वो करीब 450 से 460 तक की रेंज के थे, और वो आज 2017 में भी मिल रहे हैं। यानी कि ये प्राइजेस का जो पैटर्न है ये करीब 10 साल पुराना है। सुमित बागड़िया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2007 के अंदर जो प्राइजेस थे और जो कंपनी प्रॉफिट कमाती थी आज उतना ही दिख रहा है, दोनों पैरामीटर्स पे, प्राइस पे भी और पैसा कमाने की बात पे भी। ये सन फार्मा क्या करें क्या, इतनी तबीयत खराब हो चुकी है, अब तो सिर्फ सर्जरी बाकी है
और तो कुछ बचा ही नहीं। हाय, गुड आफ्टरनून डिम्पी। वेल देखिए, यस एब्सोल्युटली, फार्मा के पूरे सेक्टर के अंदर ही ऐसा हो रहा है और इसमें से सन फार्मा उससे चुका नहीं है। सन फार्मा के अंदर भी हमें ऐसा ही देखने को मिला है। आई थिंक इमीडिएटली सन फार्मा के अंदर एक बार दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा एक बार फ्रेश बाइंग के लिए वेट करें, क्योंकि अगर ये 500 के नीचे क्लोजिंग देता है तो शायद थोड़ी सी वीकनेस और देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें 470 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक स्टॉक को थोड़ा सा रिबाउंड देने दे, थोड़ा स्टॉक को पुल बैक देने दे और तेजी के लिए सस्टेन करने दे, उसके बाद हमें इसमें फ्रेश बाइंग सोचनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को हमको सेल करके निकल जाना चाहिए। आई थिंक एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, क्योंकि कंपनी में कोई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें कंपनी के वापस भाव बढ़ेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा फेज है, थोड़ा सा समय है, जिसकी वजह से हमें ये सब वीकनेस देखने को मिल रही है। समय बदलेगा तो ये फार्मा स्टॉक्स में वापस हमको तेजी देखने को मिलेगी। जब तक बदलता नहीं है तब तक धीरज रखें, पेशेंस रखें, स्टॉक्स में एक बार वेट एंड वॉच करें और जब रिकवरी आएगी तब एवरेज करना ना भूलें, क्योंकि उस लेवल से जो तेजी देखने को मिलेगी वहां पे वापस हमको फार्मा स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। सपोर्ट्स अगर टूटते हैं सन फार्मा के अंदर तो और वीकनेस देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली 550 और 600 का लेवल है, उसके बाद ही हमको फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक 470 और 550 से 600 इमीडिएट रेंज सन फार्मा के लिए। ठीक है, तो ये आपको रेंज भी समझ में आ गई है और सन फार्मा में करना क्या ये भी तय हो गया आपके सामने। तो सन फार्मा का पूरा एनालिसिस हमने आपके सामने रख दिया। अब जरा दो शेयर दिखाइए। एक तो पहला तो रिलायंस कम्युनिकेशन, एक बार इसको भी आप देखिए। आज सुमित ने हमको सुबह जानकारी दी कि इनकी बॉन्ड्स की लगातार पिटाई हो रही है और ये कंपनी अब SMA2 हो गई है, यानी कि जो एक कैटेगरी है जिसके अंदर ज़्यादातर कंपनी जो अपना लोन अदा नहीं कर सकती, इंटरेस्ट अदा नहीं कर सकती है, उस कैटेगरी अभी 20% नीचे है। ये 5 रुपये टूट गया। ये 25 रुपये का शेयर 20 रुपये हो गया है और ये आज 20% की गिरावट के साथ है। एक तो कोई इसका बेस सुमित आपको दिख रहा है और एक शेयर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। ये रजत ने आपको सुबह दिया था, वो था यूनाइटेड ब्रिवरीज का। ये शेयर इस बाजार की गिरावट के अंदर ना चला ना ही टूटा और अभी ये बिल्कुल सपाट, बिल्कुल फ्लैट खड़ा हुआ है। ये कहीं भी चढ़ सकता है। 780 का अच्छा बेस है इसके पास, 820 का बड़ा टारगेट भी है। इन दोनों शेयर्स पे बताइए, एक तो यूनाइटेड ब्रिवरीज और दूसरा आरकॉम। देखिए, आरकॉम के अंदर तो बाइंग बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपने हमको सुना भी होगा पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो हमने आरकॉम में कंटिन्यूसली जी बिजनेस के ऊपर ही सेलिंग कॉल्स दी है। अभी लास्ट वीक की भी अगर बात करेंगे तो 28 रुपये के आसपास इसमें सेल का व्यू दिया था, जिसमें 22 रुपये तक के टारगेट्स दिए थे। आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक का स्ट्रक्चर तो और भी खराब हो चुका है। फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए जब तक टेलीकॉम में कोई टर्न अराउंड नहीं आता है, स्टोरीज डेवलप नहीं होती है और इस स्टॉक से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है, तब तक इस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करें। फ्रेश बाइंग की कोई सलाह नहीं है। ये 20 रुपये के नीचे अगर जाता है तो हो सकता है कि 18 से 15 रुपए तक के लेवल्स भी हमको देखने को मिले। 20 रुपए के नीचे आज की क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। ओवरऑल स्टॉक वीक है, फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा सवाल आपका था यूबीएल के ऊपर। आई थिंक यूबीएल के अंदर इमीडिएटली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से खेलना चाहिए। ये इस स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है करीब 770 लेवल्स के आसपास। अगर 770 के लेवल ये स्टॉक ने होल्ड किए तो पुलबैक मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 820-830 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इतनी सी ही चाल है जो इस स्टॉक की समझ में आती है। ठीक है, 30-40 रुपए कम नहीं है इस बाजार के अंदर। अगर हमको ऐसे मिल जाए, 770 का लगाइए स्टॉप लॉस और 820 के तक के टारगेट मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको रिलायंस कम्युनिकेशन पे भी जो राय दी गई है वो आपके काम आई होगी। लेकिन आज FMCG कंपनीज के अंदर अच्छी फिर से एक तेजी देखने को मिल रही है, स्पेशली ITC जो नंबर्स के बाद चल रहा है, HUL जो अपने नंबर्स पोस्ट करने के बाद भी चल रहा है। और मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबरें भी आ रही हैं। मानसून न सिर्फ वक्त से पहले आएगा बल्कि इसकी रफ्तार भी इसी साल तेज हो रहेगी। मानसून विभाग का कहना है कि 30 और 31 मई तक मानसून केरल और पूर्वोत्तर तक पहुंच जाएगा। जी बिजनेस से खास बातचीत की IMD के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक AK श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मानसून हम उम्मीद कर रहे हैं 30 या 21 को केरला में पहुंच जाएगा, केरला के तट पे। और अभी भी काफी जगहों पे अंडमान में बारिश अच्छी है। नॉर्थ ईस्ट में प्री मानसून तो काफी जगहों पे पूरे भारत में अच्छी बारिश हो रही है। और एक बार अभी बे ऑफ बंगाल में एक सिस्टम बना हुआ है, वो उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा और उसी के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर आएगा हमारे क्लाउडिंग जोन केरला के ऊपर आएंगे और हम अच्छी तरह से मानसून उस पर ऑनसेट हो जाएगा 30 से 31 जी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मानसून थोड़ा रहते ही पूरे देश में आगे बढ़ेगा।
ठीक है, तो मानसून तो पूरे देश में आ जाएगा, इसका पूरा फायदा यहाँ पे मिल भी रहा है। तो 1 जुलाई को वैसे भी जीएसटी भी आने वाला है, जून सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, तो इसलिए कोई एफएमसीजी प्ले आपको समझ में आ रहा है सुमित तो आप बता सकते हैं। अभी भी हम खरीद सकते हैं आईटीसी और एचयूएल को, प्राइस देख के, फ्यूचर देख के, मानसून देख के अब डर नहीं लग रहा इन शेयर्स में। डरना नहीं चाहिए इन स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि ऐसा लगता है एफएमसीजी के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आने वाले समय के अंदर। मुझे ऐसा लगता है एफएमसीजी में ऑलरेडी तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी कंटिन्यू रहेगी एटलीस्ट कम से कम 3 से 6 महीने के लिए। आई थिंक एचयूएल, आईटीसी, ये दोनों स्टॉक प्रेजेंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आईटीसी के अंदर हमको ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और स्टॉक इमीडिएटली ऊपर में 330 340 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सो आई थिंक आईटीसी के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए और फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल से थोड़ी सी भी गिरावट आती है 5-7 रुपए की, तो आईटीसी के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। 305 का ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस और ऊपर में इमीडिएटली 330 से 340 के तो इमीडिएट टारगेट हो सकता है ये रैली एक्सटेंड हो और हमको 350 से 370 तक के भी लेवल्स देखने को मिले, तो आईटीसी के अंदर फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। एट द सेम टाइम एचयूएल के अंदर भी फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस भी होल्ड करें। स्टॉक ऊपर में इमीडिएट टारगेट 1100 और अगर 1100 का लेवल टूटा तो हमें 1150 से 1160 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करें, थोड़ा सी भी गिरावट आती है प्रेजेंट लेवल से तो फ्रेश बाइंग करें। ठीक है, वैसे तो एफएमसीजी शेयर चमक रहे हैं, लेकिन जिनको चमकना है ना वो ज्वेलरी शेयर्स, वो भी चमक रहे हैं आज। और आज ज़्यादातर ज्वेलरी के शेयर्स जो है तेज़ है। आप चाहे टाइटन को देख लीजिए, चाहे पीसी ज्वेलर्स देखिए, या फिर आप गीतांजलि जेम्स या फिर तारा ज्वेल जैसी कंपनीज को देखिए, सभी के अंदर बढ़त करीब 5% से ऊपर की है। इसमें से कोई एक शेयर आपको पसंद है सुमित? पीसी है, गीतांजलि है, टाइटन है, कोई भी एक शेयर जो आपको ठीक लग रहा हो इस समय? ज्वेलरी स्टॉक्स के अंदर हमें मूव देखने को मिल रहा है। आई थिंक जीएसटी से रिलेटेड शायद कुछ डिस्काउंट कर रहे हैं स्टॉक्स। इमीडिएटली अगर देखेंगे तो इन सब स्टॉक्स में ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। अगर कोई एक को सिलेक्ट करना है इन लेवल्स पे तो टाइटन को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। पिछले 2 दिनों में टाइटन ने लोअर लेवल से तेजी दिखाई है और उसके पहले के 7 दिनों में हमने कंटिन्यूसली वीकनेस देखी है। आई थिंक ये वीकनेस को वापस एंगल्फ कर सकता है और यहाँ से एक तेजी देखने को मिल सकती है। 480-82 के आसपास 480-82 के आसपास टाइटन को बाय करें। 470 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 500 से 505 रुपए तक के लेवल्स हमको टाइटन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस अगर किसी की है टाइटन के अंदर तो उसको होल्ड करें और फ्रेश बाइंग कर लें 505 के टारगेट के लिए। ठीक है, 3 तारीख को 3 जून को ही बैठक है जीएसटी की। ठीक उससे पहले ये एक अहम मूव जिस समय ज्वेलरी स्टॉक्स दिखा रहे हैं, क्योंकि 1211 प्रोडक्ट और 500 से ज़्यादा सर्विसेज पे जीएसटी की दरें, जो अलग अलग दरें हैं वो तय हो गई हैं, लेकिन एक गोल्ड अभी बाकी रह गया था, तो उसको लेकर ये सुगबुगाहट ज़रूर बाजार के अंदर है। पीसी ज्वेलर्स ऐसे ही 17% ऊपर नहीं हो जाएगा, ये रिटेलर्स का काम नहीं है। पीसी ज्वेलर्स को 17% ऊपर करना है। एफ&ओ का शेयर है ये, इसके अंदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी रहती है, तो इसके नीचे ये बात तो बिल्कुल तय है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की बाइंग है, और हो सकता है आज दिन भर का फ्लेवर रहे ये ज्वेलरी कंपनीज, ये हटे नहीं अपनी बढ़त में, इसमें आप जरूर ध्यान रखें।